नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल जांगड़ा आपके अपने YouTube चैनल शिक्षापुर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास की हम शुरुआत एक मोटिवेशनल शायरी के साथ करना चाहते हैं। ना थके हैं पैर अभी, ना थके हैं पैर अभी, ना हिम्मत हारी है। ना थके हैं पैर अभी, ना हिम्मत हारी है। जुनून है कुछ जिंदगी में बनने के लिए, जुनून है कुछ जिंदगी में बनने के लिए, इसलिए सफर जारी है। तो आज की क्लास की शुरुआत हम करने वाले हैं। तो आज क्लास हमारी होगी हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके की हमने 2 क्लास डाल दी हैं। उसके अंदर हमने पहले में इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा पढ़ा था, दूसरे में हमने वर्धन वंश के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था कि हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था, 590 में हुआ था, उसका शासनकाल कब से स्टार्ट हुआ था, 606 में हुआ था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्धन वंश के बाद। वर्धन वंश का पतन हो जाता है तो उसके बाद हरियाणा के अंदर कौन सा वंश आता है हमारा? प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश, ठीक है। प्रतिहार वंश ये क्या सिस्टम था? प्रतिहार जो वंश था अपना, इसका जो संस्थापक कौन था? पहले हम पढ़ते हमारे संस्थापक के बारे में। संस्थापक कौन था? मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज इसका संस्थापक था। अब बात करते हैं राजा मिहिर भोज। राजा मिहिर भोज की जानकारी कौन देता है? सबसे पहला पॉइंट, हम इस क्लास के अंदर पॉइंट टू पॉइंट चलने वाले हैं जो एग्जाम ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? मिहिर भोज। मिहिर भोज की जानकारी कौन देता है? पेवा अभिलेख। कौन सा देता है? पेवा अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? जो भी हमारी प्राचीन चीजें हैं, जैसे कोई भी हमें साक्ष्य मिलता है, जैसे कोई पत्थर मिल गया, कोई बर्तन मिल गया, कोई संगीत मिल गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पत्थर नहीं बोलेंगे, उसको हम अभिलेख बोलेंगे कि हमें यमुनानगर से ये अभिलेख प्राप्त हुआ। हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ यमुनानगर से हमने वो पत्थर मिला था, नहीं, हमें वहां से अभिलेख मिला था। तो पेवा अभिलेख क्या करता है? मिहिर भोज के बारे में जानकारी देता है। अब बात करते हैं राजा मिहिर भोज, इसका कार्यकाल देखते हैं। राजा मिहिर भोज का कार्यकाल कब से कब तक था? 834 ईस्वी से 885 ईस्वी तक। राजा मिहिर भोज का जो कार्यकाल था 834 से 885, 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। और इसके कार्यकाल के अंदर क्या चीज थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, घोड़ों का व्यापार था। क्या था? घोड़ों का व्यापार था। घोड़ों का व्यापार था, ठीक है। और उस टाइम पे घोड़ों का व्यापार का केंद्र कौन सा था? पेवा था। कौन सा था? पेवा। तो ये पॉइंट अपन ऐड कर रहे हैं कि प्रतिहार वंश संस्थापक मिहिर भोज थे। पेवा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। एंड 836 से 885 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। घोड़ों का व्यापार था इसके अंदर, और उस व्यापार का केंद्र कौन सा था? हमारा पेवा अभिलेख था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अब बात करते हैं 9वीं शताब्दी के अंत में, जो हमारी 9वीं शताब्दी चल रही थी, 9वीं शताब्दी के अंत में हरियाणा के ऊपर तोमर वंश आ गया था। तोमर वंश का आगमन हुआ था। क्या हुआ था? तोमर वंश का आगमन हुआ था, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि प्रतिहार वंश के पतन के बाद हरियाणा के ऊपर किसका अधिकार हुआ था? हमारा तोमर वंश का हुआ था। और अब बात करते हैं 9वीं शताब्दी के अंत में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो हमारी 9वीं शताब्दी थी, जो हमारी 9वीं शताब्दी थी, इसके अंदर क्या हुआ था? जो हमारा अग्रोहा है, अग्रोहा पड़ता है हिसार के अंदर। अग्रोहा हिसार से हमें एक अभिलेख मिला था, और उस अभिलेख के ऊपर क्या मिला था? हमें ईंट मिली थी। अभिलेख को क्या बोलेंगे? ईंट को हम क्या बोलेंगे? अभिलेख बोलेंगे, उसको ईंट नहीं बोल सकते। तो जो अभिलेख मिला था उसके अंदर क्या था? उस ईंट के ऊपर सारे गा मा पा, ये कुछ स्वर लिखे हुए थे उस ईंट के ऊपर। और ये जो स्वर थे, इसको शास्त्रीय संगीत था। ये क्या था? शास्त्रीय संगीत था। तो देखो फैक्ट, देखो क्या फैक्ट होता है
कि हरियाणा के अंदर संगीत का साक्ष्य कब मिला था? दूसरी शताब्दी के अंदर शुद्ध यमुनानगर से मिला था। बैलगाड़ी मिली थी, बैलगाड़ी के अंदर 4 से 5 आदमी बैठे हुए थे, उनके हाथों में कुछ ऐसे यंत्र थे जो संगीत में यूज किए जाते हैं। पर यहाँ पे 9वीं शताब्दी के अंदर पूर्ण रूप से पता चल गया था। वहां पे हम डिफाइन नहीं कर पाए थे, वहां पे हम डिफाइन नहीं कर पाए थे कि ये संगीत कौन से शास्त्रीय संगीत है या कैसा संगीत है, मतलब डिफाइन हम बिल्कुल भी नहीं कर पाए थे। पर यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे थे कि ये शास्त्रीय संगीत है, और शास्त्रीय संगीत मतलब सारे गामा पाप यहाँ पे लिखा हुआ था एंडों के ऊपर। ठीक है, तो 9वीं शताब्दी में क्या मिला था हमें? अग्रोहा हिसार से सारे गामा पा शास्त्रीय संगीत के साक्ष्य मिले थे। और हमें मर्द भांड मिले थे इसके अंदर। क्या मिलते हैं? मर्द भांड क्या होते हैं हमारे? मर्द भांड में मिट्टी के बर्तन। क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन भी कहाँ मिले थे हमें? अग्रोहा हिसार से 9वीं शताब्दी के में मिले थे। मिट्टी के बर्तन के ऊपर भी कुछ मतलब सारे गामा पा वैसे संगीत शास्त्र लिखा हुआ था हर ईंट के ऊपर। तो हम बोल सकते हैं कि हरियाणा के अंदर 9वीं शताब्दी के अंदर हर घर के अंदर सारे गामा पा शास्त्रीय संगीत पहुंच चुका था, पूर्ण रूप से पूरे हरियाणा में पहुंच चुका था। क्या हमारा? सारे गामा पा शास्त्रीय संगीत कब आया था? 9वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं तोमर वंश की। क्या बात करेंगे? तोमर वंश की। तोमर वंश का संस्थापक देखेंगे तो पहले हम क्या देखेंगे? पहले देखेंगे हम संस्थापक। संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था हमारा? संस्थापक बात करने वाले हैं, कौन था हमारा? अनंगपाल प्रथम, या बोल सकते हैं तोमर। अनंगपाल प्रथम या तोमर, अनंगपाल तोमर, अनंगपाल प्रथम तोमर इसको बोल सकते हैं। हमारे क्या था? तोमर वंश का संस्थापक था। ठीक है, कौन? अनंगपाल तोमर था। अब देखो यहां तक ये हो गया, पर इसका एक सबसे शक्तिशाली राजा किस वंश का? तोमर वंश का। कौन था? उसको हम पढ़ेंगे इसके अंदर। कौन था? कौन था हमारा? सूरजमल। कौन था अपना? सूरजमल। कौन था? सूरजमल। ठीक है, सूरजमल इस वंश का एक बहुत शक्तिशाली राजा था। सूरजमल ने क्या किया था? सूरजमल को जाटों का मसीहा बोलते हैं। किसको? सूरजमल को। इसने क्या किया था? इसने सबसे इंपॉर्टेंट यहां से जो पॉइंट निकलेगा वो सीधा एग्जाम ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला पॉइंट इसका, सूरजकुंड मेले की स्थापना। सूरजकुंड मेले का संस्थापक, सूरजकुंड मेले का संस्थापक। सूरजकुंड मेले की स्थापना किसने की थी? हमारी सूरजमल ने की थी। किसने की थी? सूरजमल ने की थी। अब हम सूरजमल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सूरजकुंड मेले की स्थापना की। अब क्योंकि जो हमारे तोमर वंश है, तोमर जो वंश है उनका इष्ट देवता कौन था? कौन? इष्ट देवता कौन था अपना? सूर्य। कौन था? इष्ट देवता कौन था अपना? सूर्य था। इष्ट देवता सूर्य था, तो इसी से रिलेटेड इन्होंने क्या किया? सूरजकुंड मेले का निर्माण किया। ठीक है, अब सूरजकुंड के बारे में पढ़ते हैं। सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई थी? भरना कब स्टार्ट हुआ था? ये 1987 के अंदर हुआ था ये मेला। उस टाइम पे हमारे हरियाणा के सीएम कौन थे? बंसीलाल थे। कौन थे? बंसीलाल। ठीक है, ये पढ़ा हमने सूरजकुंड मेले के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। क्या नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि सूरजकुंड मेला प्रत्येक 1 वर्ष में भरता है। प्रत्येक 1 वर्ष में भरता है। ठीक है, हम जो पॉइंट इसके अंदर जो नोट डाउन कर रहे हैं वो एग्जाम ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और ये जो सारे पॉइंट एग्जाम में आए हुए पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो मेले के अंदर जो प्रतिभागी होते हैं क्या होते हैं? शिल्पकार होते हैं, जो अपने हाथों से कुछ बनाते हैं ना। तो देखो आज के अंदर जो मशीन युग चल रहा है अपने अंदर, मान लो कोई पहले मजदूर गेहूं काटता था तो आजकल मशीन करना आ गया, मशीन से कट जाते हैं, उगाया गया। कोई लकड़ी का काम करता है आजकल मशीन कर देती हैं, कोई लोहार का काम कर रहा है लोहार वाले मशीन कर देती हैं। तो जो शिल्पकार हैं जो हाथ से करने वाले काम है, तो उनको कायम रखने के लिए प्रत्येक वर्ष यहाँ कुंभ मेले का सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है। और सूरजकुंड मेले के आयोजन में बोला जाता है कि यहाँ पे अपने जो
मिस्त्री बोलते हैं उसको हम, शिल्पकार, वो अपनी जो बनाते हैं कुछ भी उनको यहाँ पे उसको प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक एक वर्ष में बढ़ता है क्या हमारा सूरजकुंड मेला। और सूरजकुंड मेला कहाँ पे है, फरीदाबाद के अंदर है। फरीदाबाद में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, किसने की थी, हमारी सूरजमल ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, एक थीम स्टेट होता है एंड एक हमारा थीम कंट्री होती है। ठीक है, तो बात करते हैं कि सबसे पहला थीम स्टेट कब से स्टार्ट हुआ था। देखो स्थापना कब हुई थी, चालू कब हुआ था, 1980 के अंदर हुआ था। तो 1989 के अंदर, 1989 के अंदर क्या हुआ था, हमारा पहला थीम स्टेट बना हमारा राजस्थान। क्या बना था, राजस्थान बना था। पहला थीम स्टेट कौन सा बना, राजस्थान बना था। पहली थीम कंट्री 2009 के अंदर, 2009 के अंदर क्या बनी थी, हमारी मिस्र बनी थी। कौन बनी थी, मिस्र बनी थी। पर ये अपूर्ण रूप से थी, ये पूर्ण नहीं था, अपूर्ण रूप से। ठीक है, 2012 के अंदर पूर्ण रूप से हमारी थीम स्टेट कौन सा बना था, हमारा थाईलैंड बना था। कौन बना था, थाईलैंड बना था। ठीक है, तो पहला थीम स्टेट अपना कौन सा था, सूरजकुंड का, राजस्थान था। 2009 के अंदर सबसे पहला थीम देश कौन सा था, थीम कंट्री कौन सी थी, मिस्र थी, पूर्ण रूप से थी। पूर्ण रूप से 2012 के अंदर पढ़ा क्या था, थाईलैंड क्या था अपना, पूर्ण रूप से थीम कंट्री थी। अब जो हमारा सूरजकुंड का मेला है, जो सूरजकुंड का मेला है, ये फरवरी मंथ के अंदर बढ़ता है। याद रखना, फरवरी में बढ़ता है, 1 से 15 फरवरी के बीच। ठीक है, सूरजकुंड का मेला फरवरी में बढ़ता है 1 से 15 फरवरी के बीच में। अब बात करते हैं जो हमारा 2022 का जो हमारा सूरजकुंड का मेला भरा था। ठीक है, ये कौन से नंबर का था, हमारा 35वें नंबर का था। कौन सा था, 35वें नंबर का था। 2020 के अंदर जो भरा था वो हमारा 34वां नंबर का था। जो एक साल के बीच में जो 2021 है, ये हमारे कोरोना जो वायरस आया था इसी कारण इसको रद्द कर दिया गया था। तो 2021 का मेला पोस्टपोन हो चुका था, वो भरा नहीं था। तो 2020 के बाद से 2022 में हुआ था हमारा 35वां, 2020 के अंदर 34वां था। अब देखो पॉइंट ऐड करने वाली यहाँ पे चीज है कि जो 2030 के अंदर 34 सूरजकुंड मेला भरा था उसके अंदर थीम स्टेट और थीम कंट्री कौन सी थी, थीम स्टेट, थीम कंट्री, थीम कंट्री। थीम स्टेट आपका कौन सा था, हिमाचल प्रदेश। कौन सा था, हिमाचल। थीम कंट्री कौन सी थी, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये 34वें नंबर का था अपना। अब बात करते हैं 35वें नंबर की, जो 2022 के अंदर हमारा हुआ। इसके अंदर थीम स्टेट कौन सा है, थीम कंट्री कौन सी है। देखो यूनाइटेड किंगडम इसके अंदर थीम कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम थीम कंट्री है। थीम स्टेट हमारा जम्मू कश्मीर है। ठीक है, फरवरी मंथ के अंदर ये हमारा मेला आयोजन होता है इसका। पर जो 2022 के अंदर जो होगा इसका 14 मार्च से शायद 21 मार्च तक, ये मार्च में इसके बाद ये अटेंड होगा हमारा। तारीख तो बिल्कुल एक्यूरेट याद नहीं है मेरे को। ठीक है, तो मार्च के अंदर आपकी बार जो हमारा ये मेला का आयोजन किया गया था। और थीम स्टेट आपके बाद जम्मू कश्मीर एंड थीम कंट्री यूनाइटेड किंगडम 34वें नंबर का था 2020 के अंदर। थीम स्टेट हमारा हिमाचल प्रदेश एंड उज्बेकिस्तान का थीम कंट्री थी। ठीक है, इसके अंदर पुरस्कार दिए जाते हैं शिल्पकारों को, 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। एक पहला पुरस्कार देखो इसके अंदर कलामणि, कलामणि, कलाश्री, कलाश्री। एक होता है कलानिधि। ये 3 पुरस्कार इसके अंदर दिए जाते हैं। किसके अंदर, सूरजकुंड मेले के अंदर शिल्पकार को दिए जाते हैं, कलामणि, कलाश्री एंड कलानिधि। तो ये पॉइंट इसके अंदर हमारा ऐड करो। ठीक है, और एक पॉइंट याद करो, जो सूरजकुंड का मेला है इसका पुराना नाम था हमारा मयूर झील।
सूरजकुंड मेले का पुराना नाम क्या था बना? मयूर झील था। क्या था? मयूर झील। अब हम बात करने वाले 10वीं शताब्दी के अंदर। जो हमारी 10वीं शताब्दी थी, 10वीं शताब्दी में भी तोमरों के अधीन था हरियाणा, तोमरों के अधीन था। ठीक है, तोमरों के अधीन था, पर तोमरों के पतन का कारण क्या था हमारा? मोहम्मद गजनवी का आक्रमण। क्या था हमारा? मोहम्मद गजनवी का आक्रमण। तोमरों का पतन का कारण क्या था? पतन कैसे हुआ था? गजनवी, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण। मोहम्मद गजनवी व उनके उत्तराधिकारी भी इसमें शामिल हैं। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण व उनके उत्तराधिकारियों के आक्रमण। ठीक है, तो इसके पतन का कारण क्या हमारा? तोमरों का पतन हुआ था। ठीक है, अब देखो मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के ऊपर, हम बात करने वाले, इसने भारत के ऊपर तो 25 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, 1001 से 1025 तक। 1025 में सोमनाथ महाराष्ट्र के अंदर से आक्रमण किया था। ठीक है, तो हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर 1009 में इसने सबसे पहला आक्रमण किया थानेसर के ऊपर। किसके ऊपर किया? थानेसर के ऊपर। ठीक है, 1009 में इसने थानेसर के ऊपर आक्रमण किया था। उस टाइम पे थानेसर का राजा था तोमर वंश का जयपाल। कौन था? जयपाल। जयपाल उस टाइम पे क्या था हमारा? थानेसर का राजा था। पर एक एग्जाम में किताबों में लिखा गया कि गजनवी का सबसे पहला आक्रमण 1014 ईस्वी के अंदर है। तो ये जो हमारा अपना आक्रमण था, ये इसने सिर्फ इसका प्लान बनाया था, योजना बनाई थी, और इसने सोचा कि अब की बार तो बात नहीं बनने वाली, और मोहम्मद गजनवी कभी हारे नहीं थे। तो उन्होंने सोचा अगर कुछ योजना अगर खराब हो जाएगी तो मैं हार जाऊंगा और मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो इसने क्या किया? इस युद्ध को रद्द करके ये वापस कहां चला गया था? अपनी गजनी चला गया था। ठीक है, फिर 5 साल के बाद ये 1014 ईस्वी में थानेसर पर आक्रमण किया और ये जीत गया। गजनी जीत गया। ठीक है, गजनी जीत गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? गजनवी जीत गया, और इसके बाद यहां से क्या किया इसने? थानेसर में जो इसने जीत की, तो यहां से क्या करके ले गया? ये यहां से ये चक्कर स्वामी की मूर्ति ले गया था। चक्कर स्वामी को हम बोलते हैं विष्णु। चक्कर स्वामी विष्णु। पहली बात, जो गजनवी था उसका आक्रमण था, मान लो वह विजयी हो जाता है, विजय, तो उसका ये लक्ष्य नहीं था कि मुझे भारत के अंदर, अपने देश के अंदर उसको साम्राज्य स्थापित करना है। इसका कोई प्लान था? इसका प्लान क्या था? सिर्फ धन लूटना एंड मूर्तियों को तोड़ना। तो क्या किया गया? इसको एक उपाधि दी गई, मूर्ति भंसक। मूर्ति भंसक किसको उपाधि दी गई थी? क्या? महमूद गजनवी को। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1030 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी? महमूद गजनवी की। तो ये था अपना इसका, ठीक है, ये था अपना मोहम्मद गजनवी। तोमरों के दिन था 10वीं शताब्दी के अंदर हरियाणा। क्या हुआ? पतन का कारण था मोहम्मद गजनवी के आक्रमण। 1009 के अंदर इसने थानेसर पर आक्रमण किया। उस टाइम पे राजा कौन था? हमारा जयपाल था। कौन था? ये तोमर वंश का राजा था। पर इसका प्लान फेल हो गया था। इसने कोई सोचा नहीं कि मैं युद्ध कर जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, इसका रिकॉर्ड टूट जाएगा। फिर ये वापस गजनी चला गया था। 1014 वापस ने फिर थानेसर के ऊपर आक्रमण किया और गजनी जीत गया। और गजनी जीतने के बाद यहाँ से वो चक्कर स्वामी की मूर्ति ले गया था, और चक्कर स्वामी को हम बोलते हैं विष्णु। ठीक है, और जो हमारा मोहम्मद गजनवी था, इसका कोई ये लक्ष्य नहीं था कि मुझे साम्राज्य स्थापित करना है, मुझे राजा बनना है भारत का। कोई ये लक्ष्य नहीं था उसका। उसका लक्ष्य सिर्फ क्या था? हमारा धन लूटना एंड मूर्तियों को तोड़ना। मूर्तियों को तोड़ने के कारण इसको एक उपाधि दी गई, मूर्ति भंसक कौन? हमारे मोहम्मद गजनवी है। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? मोहम्मद गजनवी की। ठीक है, फिर इसका उत्तराधिकारी किसका? मोहम्मद गजनवी का एक उत्तराधिकारी मसूद।
मसूद ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत के ऊपर मतलब हरियाणा के ऊपर 1037 में आक्रमण किया इसने। कहाँ पे? झांसी और सोनीपत। झांसी और सोनीपत पे इसने क्या किया? आक्रमण किया। किसने? मसूद ने आक्रमण किया और एक इसको राजधानी बनाया। झांसी को किसने? मसूद ने अपनी राजधानी बनाई। किसने? मसूद ने यहाँ पे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, ये हमारा कौन था? उसका उत्तराधिकारी मसूद था। ठीक है, 1037 में क्या किया? मसूद ने आक्रमण कर दिया हरियाणा के ऊपर। मसूद ने आक्रमण किया। ठीक है, मसूद ने क्या किया? हमारा आक्रमण किया और ये हार गया था। हार गया था ये। तो ये मोहम्मद गजनवी का पहला ऐसा उत्तराधिकारी था जो हार के वापस गया था। और ऐसा कोई उसका उत्तराधिकारी ना था, वो खुद था ना उसका कोई उत्तराधिकारी था जो हार के वापस गया। तब ये वापस गया था हार के। क्यों? क्योंकि जो तोमर वंश के राजा था, तोमर वंश के राजा ने चौहानों से हेल्प ली थी। चौहान सोचे कि यार तोमर वंश को तो हम कभी भी हरा सकते हैं, पर अगर मसूद अगर जीत जाता है तो फिर हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया? तोमर वंश और चौहान वंशों ने मिलके क्या किया? मसूद को हरा दिया। ठीक है, मसूद को हरा दिया। फिर क्या हुआ? मसूद को हराने के बाद 1039 के अंदर चौहान वंश का राजा था अर्णोराज। अर्णोराज ने क्या किया? सबसे पहले तोमर वंशों को हराया था। तोमर वंश को सबसे पहली बार हराने वाला कौन था? हमारा अर्णोराज था। फिर तोमर वंश यहाँ पे हार गया था, पर इसका 1056 में पूरी तरह से पतन हुआ था। पूरी तरह से पतन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि तोमर वंश का पूरी तरह से पतन कब हुआ था? हमारा 1056 में हुआ था। क्या हुआ था? 1056 में इसका पतन हुआ था। ठीक है, और किसने किया था? ये विगर राज ने किया था। तो हम बोल सकते हैं कि इसका तोमर वंश का पतन कब हुआ था? हमारा 1056 ईस्वी में। किसने किया था? विगर राज ने किया था, विगर राज द्वितीय ने। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चौहान वंश का एक राजा था पृथ्वीराज चौहान। कौन था? पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा तो हम कल पढ़ने वाले पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा? तोमर वंश पढ़ा। ठीक है, और गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो क्लास आपको आज अच्छी लगी होगी तो हमारे क्लास को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे जो चैनल उसको बेल आइकन को ऑन कर लें। जो हमारी क्लास आती रहती है उनका नोटिफिकेशन आपको हर समय मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बहुत शानदार टॉपिक लेके आएंगे पृथ्वीराज चौहान। जय हिंद।